आपका 109 है। अफ्रीका महादेश के अंतर्गत ये जलवायु के साथ साथ स्वाभाविक उद्भिजों का क्या संपर्क होता है। जैसे कि हम लोग पहले भी क्लास से 6 में पढ़े हैं कि कई वर्षों का जो मौसम का एक समूह होता है, हम कई वर्षों मतलब 35 साल तक, और कहीं भी किसी भी स्थान का जो मौसम रहता है वही आगे चल कर वहाँ का जलवायु बन जाता है। और जलवायु के आधार पर ही एक तरह से कहा जाए तो वहाँ के खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सभी एक तरह से मायने करते हैं। यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है आपका कि जलवायु के साथ स्वाभाविक उद्भिजों का क्या संपर्क है। तो रफ़ीक नाम का कोई लड़का होगा जो गर्मी की छुट्टी में घूमने गया है और 15 दिन तक घर में उसका ताला बंद था। आकर देखता है कि सभी पेड़ पौधे को जल न मिलने के कारण सूख गया। रफ़ीक के आँख में तो आंसू आ गया क्योंकि वे पेड़ पौधे अपने हाथ से न लगाया था। सिर्फ नागफनी का ही पौधा है, वही कैक्टस, नागफनी जो कांटा वाला, वही सिर्फ एक पौधा है जो ठीक ठाक। रफ़ीक को समझ में आया कि जल के अभाव में कुछ ही पौधा बचा रहता है, यानी कि अब उसके दिमाग में आया कि हो सकता है जल के अभाव में कुछ ही पेड़ पौधा बच सकता है, बाकी सब तो मारे जाएंगे। अब अफ्रीका महादेश की जलवायु सब जगह समान नहीं है। विशेषकर तापमान और वर्षा के कारण पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं। बताया गया है कि विशेषकर आप देखिएगा कि पहले तो ये बताया गया कि अफ्रीका जो महादेश की जो जलवायु है उष्ण जलवायु, क्योंकि अफ्रीका महादेश के बीचों बीच से बताया जाता है कि एक रेखा है, अक्षांश रेखा, वो गुजरा हुआ है। तो अफ्रीका महादेश की जो जलवायु है हर जगह समान नहीं है। विशेषकर तापमान और वर्षा के कारण पेड़ पौधे अपने आप उगते हैं। तापक्रम और वर्षा के कम ज़्यादा होने के कारण यहाँ का प्रभाव वहाँ के पेड़ पौधे पर भी पड़ता है। यानी जो तापमान है, वर्षा है, इन दोनों का जो प्रभाव कहा जाए अफ्रीका के पेड़ पौधे पर देखने को मिलता है। इसके साथ साथ कहा जाए तो अफ्रीका महादेश में किस प्रकार के पेड़ पौधे उगते हैं उसी को यहाँ पर तुम्हारा दिखलाया गया। 1 नंबर जो पॉइंट है जिसमें लिखा है कि भूमध्य हरे पेड़ पौधे की उत्पत्ति। अब बता रहे हैं कि भूमध्य रेखा का मान होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री अक्षांश कहिए, भूमध्य रेखा कहिए। तो भूमध्य रेखा के आसपास क्या होगा, गर्मी सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ पर सूरज की जो किरण होता है एकदम सीधा पड़ता है। तो बता रहे हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास की जो गर्मी होता है वो 27 डिग्री सेल्सियस, और कुल वर्षा का परिमाण है वहाँ पर बारिश कितना होगा। गर्मी तो बता रहे हैं कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो गर्मी होता है वो करीब 27 डिग्री रहता है, और बारिश कितना होता है तो 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर। अब सीधे सूरज की किरण और पूरी वर्षा के कारण जल से यहाँ वृक्ष के घने जंगल देखने को तुमको मिलेंगे। यानी अफ्रीका ही महादेश है, और अफ्रीका ही महादेश में जहाँ से भूमध्य रेखा अगर गुजरी होगी तो उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ पर घने जंगल तुमको देखने को मिलेगा। उस जंगल के पीछे 2 कारण है कि वहाँ पर्याप्त मात्रा में ताप भी मिल रहा है और पर्याप्त मात्रा में बारिश भी हो रहा है। वहाँ पर कौन कौन से पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे तो मोहगनी, रोजवुड, और इस जंगल का प्रधान वृक्ष है, यानी कि जो भूमध्य हरे पेड़ पौधे की जहाँ उत्पत्ति हो रहा है वहाँ पर ये 2 रोजवुड और मोहगनी, ये ऐसे ऐसे वृक्ष हैं जो वहाँ पर खास कर वहाँ के एकदम सबसे प्रमुख है। पतझड़ की निर्दिष्ट ऋतु प्रारंभ नहीं होने से पूर्व पेड़ पौधे हरा भरा रहता है। यानी पतझड़ की निर्दिष्ट ऋतु, पतझड़ जब पाता जाता है झड़, तो पतझड़ की निर्दिष्ट ऋतु प्रारंभ नहीं होने से पूरे वर्ष पेड़ पौधा, यानी कि वहाँ पर पतझड़ वाला कोनो सिस्टम ही नहीं देखने को मिलता है। ये जो अफ्रीका महादेश में हम लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पर पतझड़ वाला कोई सीजन ही नहीं है, जिसके चलते सालों भर पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। इसीलिए इस जंगल का नाम हरा भरा वृक्ष का क्षेत्र भी कहा जाता है। वहाँ पर पतझड़ नहीं होता है। हमारे भारत में देखने को मिलता है कि करीब जनवरी या फरवरी के समय में देखोगी
लगभग मतलब जनवरी के समय में कि अधिकांश पेड़ पौधा एकदम नंगा जैसा कहा जाए, तो एक तरह से सारा उसका पत्ती उत्ती सब गिर जाता है, एकदम अलग ही दिखाई पड़ने लगते। दूसरा है सावना के घास का मैदान। पहला तो चलो अच्छा है, जहाँ पर अच्छे मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर और दक्षिण अब वर्षा कम होती है। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, यानी भूमध्य रेखा के जो उत्तर और दक्षिण की ओर जब जाइएगा तो वहाँ पर धीरे धीरे क्या होगा कि वर्षा कम होगा और ग्रीष्म ऋतु में अधिक वर्षा होती है। खासकर गर्मी में सबसे ज़्यादा पानी होता है और प्रतिवर्ष 150 सेंटीमीटर होती है प्रति वर्ष, यानी साल भर का औसत बताया जाता है कि साल भर में प्रतिवर्ष 150 सेंटीमीटर होती है। मरुभूमि की तरह ये 25 सेंटीमीटर, मरुभूमि यानी जहाँ पर मरुस्थल होगा वहाँ पर तो 25 सेंटीमीटर। पूरी तरह से गर्मी और कम वर्षा के कारण यहाँ पेड़ पौधों की संख्या कम है। यानी एक ही महादेश अफ्रीका, और अफ्रीका महादेश के समझने की कोशिश कीजिएगा। ये समझो कि पूरा हमारा ये जो घर है ये अफ्रीका महादेश, और इसके बीच से वो निकल गया है, क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा जहाँ से निकला तो इसके मानो कि यहाँ से निकला तो इसके आसपास वाला को हम लोग बोले कि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा पड़ा, तो यहाँ पर एक तरह से कहा जाए उचित ताप भी मिल जा रहा है और पर्याप्त मात्रा में बारिश भी हो रहा है, जिसके चलते आपको 2 वृक्ष देखने को मिला। जो पहला वाला हम लोग हेडिंग में पढ़े जो था भूमध्य हरे भरे पेड़ पौधे की उत्पत्ति, तो यहाँ पर अच्छा मतलब कि कहा जाए तो पेड़ पौधे हैं, यहाँ सालों भर पेड़ पौधे उग रहे। अब थोड़ा सा इधर से मतलब थोड़ा सा उत्तर में भी बढ़ जाओ, थोड़ा सा दक्षिण में भी बढ़ जाओ, और जैसे यहाँ पर आती हो तो यहाँ पर बताया जाता है कि यहाँ पर बारिश कम होता है। अब जैसे ये बीच में पंखा लगा है, अब सब जगह उतना थोड़े लगेगा हवा, जो बीच में अगर बैठे होंगे हो सकता है उनको तनी ज़्यादा लगे, और जैसे जैसे दूर होते चले जाओ, इधर बढ़ो या इधर बढ़ो, तो थोड़ा थोड़ा सा हवा की मात्रा कम होते चला जाए। तो यहाँ बताया गया है कि 150 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और मरुभूमि में तो करीब, मरुभूमि यानी जहाँ पर बालू वाला है, मरुस्थल है, वहाँ पर बताया गया है 25 सेंटीमीटर। और पूरी तरह से गर्मी और कम वर्षा, पूरी तरह से गर्मी है और कम वर्षा के कारण यहाँ पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम है। इसके बदले यहाँ घास के लंबे लंबे मैदान दिखाई देते हैं, इसी को सावना के घास का मैदान कहा जाता है। तो कहीं कहीं क्वेश्चन पूछ देता है कि सावना के घास का मैदान कहाँ गया, तो अफ्रीका लेके चला गया, अफ्रीका महादेश। मत बोलिए जी, अपना लिखिए ना। फिर आगे भूमध्यसागरीय उद्भिज किसे कहते हैं, तो अफ्रीका की एक तरफ उत्तर पश्चिम और दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम में भूमध्यसागरीय जलवायु का भी प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अफ्रीका के एक तरफ उत्तर पश्चिम और एक तरफ दक्षिण पश्चिम, यानी उत्तर पश्चिम से कनेक्शन कर रहा है और दक्षिण पश्चिम से कनेक्शन कर रहा है, और ऐसे जगह में बता रहे हैं कि भूमध्यसागरीय जलवायु का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, और इस जलवायु में शीत काल में वर्षा होती है। अब सोचो, यह ऐसा जलवायु है जो कि शीत काल में वर्षा करेगा, यानी ठंडा के समय में जब ठंड पड़ेगा ऐसे में और ही वो बारिश करे, मतलब वर्षा करेगा, और सारा वर्ष 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर एक चीज़ आपको बता देना बहुत ज़रूरी है कि ऊपर क्लास में लिखा है ना कि जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से वर्षा कम होता है ऐसे जगह को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि मान लो कि हम लोग का राजस्थान, यहाँ पर बारिश बहुत कम होता होगा, जिसके चलते वहाँ के इलाका देखोगे तो अधिकांश मरुस्थल जैसा बालू वाला है, यानी 50 सेंटीमीटर से कम बारिश हो रहा है तो ऐसे जगह को मरुस्थल घोषित कर दिया जाता है। यहाँ बताया गया है कि ग्रीष्म काल में वर्षा नहीं होती। अब सोचो, शीत में वर्षा हो रहा है, ठंडा के दिन में वर्षा कर रहे हो, और गर्मी के दिन में वर्षा नहीं होती। पत्ते नरम मोम की तरह होते हैं, जैसे मोम होता होगा ऐसे होते हैं। यहाँ जलपाई, अखरोट, वही अखरोट, डूमूर करके वृक्ष यहीं पाए जाते हैं। कमला है, नींबू है, अंगूर है, इन सभी फसलों के बागान यहाँ दिखाई देते होंगे। अब आगे 4 नंबर, उष्ण मरु उद्भिज। सहारा का नाम सुनी होगी, वही सहारा का मरुस्थल, काड़ाहाड़ी का मरुस्थल या नाबी मरुस्थल में वर्षा नहीं होती। ये तीनों मरुस्थल का नाम बता दी हम आपको।
तो हमने यहाँ पर देखा सहारा का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल और नाबीब मरुस्थल, जहाँ पर वर्षा ही नहीं होता। ये तीनों मरुस्थल, ये दो बड़ा फेमस है, सहारा वाला और कालाहारी बड़ा फेमस है जी। नाबीब हम बहुत कम सुने हैं। और बता रहे हैं कि दिन में तो तापमान बहुत अधिक होता है। मरुस्थल की तो यही खासियत है कि दिन में इतना ना ताप होगा कि बर्दाश्त नहीं होगा, रात में इतना ना ठंडा पड़ेगा कि समझो वही है। तो रात में तापमान दिन की तुलना में बहुत कम हो जाते हैं। यानी मरुस्थल की खासियत है कि मरुस्थल तो बालू वाला ना, दिन के समय सूरज की गर्मी से पूरा बालू गर्म हो जाता है और गर्म होने से इतना गर्म होता है कि उसका प्रभाव लगभग समझो कि बहुत ज़्यादा रहता है। वही रात में क्या होता है कि ठंडा हो जाने से उसका प्रभाव सुबह तक लगभग कुछ देखने को मिलता है। इतना जल्दी थोड़े ठंडा जो है भाग जाएगा। यानी सिंपल भाषा में कहा जाए तो दिन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और रात बहुत कड़ाके की ठंड पड़ती है, खासकर मरुस्थल में। यानी जहाँ भी मरुस्थल होगा ना, वो लोग का जीवन बहुत ही कष्टकर होगा। दिन में एकदम गर्मियों से मर जाएगा लोग और रात में कड़क मतलब क्या कहें कड़क ठंड से ही सिकुड़ जाएगा लोग। कटे हुए पेड़ पौधे घास भी दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर। इसी मरुभूमि में खजूर नार इत्यादि वृक्ष दिखाई देते हैं। अब आते हैं वो फेमस जो हम लोग का है भेल्ड का मैदान। तो अफ्रीका महादेश के दक्षिण की ओर कालाहारी मरुस्थल और भारत महासागर के किनारे के क्षेत्र में शीतकाल में बहुत अधिक ठंड पड़ती है। बता रहे हैं कि अफ्रीका जो महादेश है, उस अफ्रीका महादेश के दक्षिण की ओर अगर देखिएगा तो कालाहारी मरुभूमि है और भारत महासागर के किनारे के क्षेत्र में शीतकाल में, अब शीत यानी भारत में ठंडा जब पड़ेगा उस समय बहुत अधिक ठंड पड़ती है। शीतकाल में यहाँ पर्याप्त शीत, ग्रीष्मकाल में तापमान में बीच काफ़ी फर्क ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर मरु क्षेत्र में ज़्यादा वर्षा होती है, ये भेल्ड वाला में बता रहा है, जहाँ पहाड़ के ढाल पर पलकर पुल लोहे से पेड़ दिखलाई देता है। इस भूमि में हरा घास दिखलाई देता है, इसी घास को भेल्ड कहते हैं। सिंपल भाषा में कहिएगा कि अफ्रीका महादेश में दक्षिण की ओर जो कालाहारी मरुभूमि है, उस मरुभूमि में ऊंचे मतलब कहा जाए तो पहाड़ों पर ढाल पर एक तरह से अवलोई में एक पेड़ दिखलाई देता है और इस भूमि में हरे घास का जो मैदान दिखाई देता है, यह उसी को हम लोग भेल्ड कहते हैं। ऊंची भूमि को ही मतलब उस घास की भूमि को ही भेल्ड कहते हैं। 6 नंबर में आइएगा तो मौसमी पर्ण मूर्ची वृक्ष के जंगल। तो ये पर्णमूची वृक्ष के जो जंगल है तो अफ्रीका में पूर्ण की तरह और मादागास्कार द्वीप में, ये मादागास्कार एगो द्वीप है जी, और ये ग्रीष्मकाल में वर्षा होती है। ग्रीष्मकाल यानी गर्मी के दिन में, और शीतकाल में शुष्क रहता है। तापमान में किसी ऋतु में कम तो ज़्यादा फर्क नहीं यहाँ दिखलाई देता। साल और बांस के वृक्ष जंगल यहीं दिखलाई देंगे और शीतकाल में जल की कमी का वृक्ष का पत्ता गिर जाता है। लास्ट है आपका 7 नंबर, पूर्व उपकूलीय उष्ण समशीतोष्ण और चीन देश के जो कुछ उद्भिज हैं। तो दक्षिणी पूर्व किनारे के क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में गर्मी और वर्षा होती है। यानी दक्षिण पूर्व किनारे के क्षेत्र में ग्रीष्मकाल में गर्मी के दिन में गर्मी और वर्षा भी होगा। और चीन देश के पूर्व में यह जलवायु दिखाई देती है, जिसके कारण इस देश का नाम चीन देश का जलवायु पड़ा है। और पतझड़ के वृक्ष यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे।